ईदगाह का मुद्दा जो है बहुत पहले 1964 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्लियर कट जजमेंट में कंफर्म कर दिया था कि ये परमानेंट इंजंक्शन जो है मुसलमानों के फेवर में है और ये ईदगाह ही है, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी संपत्ति जो ईदगाह की है। इसका मसला ये है कि अभी आज ये जो गवर्नमेंट का हाथ में है, गवर्नमेंट ये तो गवर्नमेंट का क्लेम नहीं है। हम ये देखना है कि 1898 से लेके 2002 तक भी ये प्रॉपर्टी मुसलमानों के कब्जे में सिर्फ और सिर्फ नमाज, ईदगाह की नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए इस्तेमाल की गई है। इतना सारा है वक्फ बोर्ड जगह लूटने का काम पे ही लगे हुए इतने साल, जो भी सियासतदान वक्फ बोर्ड में रूल करे सब ईसाई की है। वो लोग सेक्युलर बोलते हैं अपने आप को। देखिए सही गलत कब आएगा? जब आप इंसाफ के बुनियाद पर बात करेंगे सही गलत आएगा। 1965 में गजट नोटिफिकेशन का बाद फिर फाइल मूव करना कि इसको रिकॉर्ड करने काता, या तो काता हो या पढ़नी हो, जो भी हो, इंसाफ कोई देखना ही नहीं चाहता है। आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, वो इंसाफ पर बात ही नहीं करना चाहती है। आपने कांग्रेस का मुद्दा देखा होगा, तब आपको हम लोग को सबको मालूम है खाऊ का दुश्मन है, कुल्लम कुल्ला दुश्मनी करते हैं, मगर ये सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया ये लोग? कौन बोल रहे? कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। तो हमें इंसाफ की बात करनी है, या मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं लाना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। ये लोगों ने आराम से कर सकते थे, फुल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत था, कांग्रेस का भी था, जनता परिवार का भी था। तो उस टाइम में ये लोग सालों नहीं किए, इसलिए हम लोग को झेलना पड़ रहा है। तब बोला उन्होंने कि हम बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे बोल के कांग्रेस वालों ने स्टेटमेंट दिया। आज जैसे ही बाबरी मस्जिद गिरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बोलते हैं कि हम जो है जाएंगे मंदिर बनाएंगे। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कैसा मालूम है, चामराजपेट ईदगाह मैदान का रिलेटेड जो हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उस जजमेंट के मुताबिक इधर जो भी स्टेटस को मेंटेन करना बोलकर आया था, उसका बावजूद कर्नाटका बीजेपी गवर्नमेंट में अपील गया तो डबल बेंच में यह आया कि हाई कोर्ट डिसाइड कर यानी सरकार डिसाइड कर सकता है क्या करना होगा। अभी इधर उधर गणपति बिठाने का जो चर्चा है, हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से ऐसा मत करना है, क्योंकि ये आकर 1898 से या इधर ईदगाह था, ब्रिटिश का गवर्नमेंट का रिकॉर्ड 1938 मैसूर प्रोविजन स्टेट का रिकॉर्ड का मुताबिक भी इधर ईदगाह था। तो यानी कि 1947 जो आज़ादी मिला उस टाइम में भी ईदगाह था। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्लियर कहता है कि जो भी इबादत का जो जगह है, जो भी है, उसको कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज मेंटेन करना है। तो इसका मुताबिक भी ये ईदगाह बोलकर आना है। तो इश्यू कब प्रारंभ हुआ? 1955 में। 1955 तक इस जगह में कोई भी ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं था। 1955 में एक स्कूल बनने के लिए जब कॉरपोरेशन में गए, जब उधर का जो मुतवल्ली थे अब्दुल वाजिद साहब रुकमुल मुल्क, उन्होंने मना किया जबरदस्ती वो लोग बिल्डिंग करने में, और उधर लोकल म्युनिसिपल कोर्ट में अपील गए, अपील खारिज हो गया। उसके बाद उन्होंने वाजिद साहब ने उधर म्युनिसिपल कोर्ट में होने के बाद इन्होंने फिर अपील जाते हैं सिविल कोर्ट में, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट में जाते हैं, उधर अपील करके उसका जजमेंट वेरी क्लियरली आता है ईदगाह है, इसमें सिटी म्युनिसिपल का ये इंटरफियर नहीं करना है बोलकर सर्वे नंबर 42.5 गुंठा जगह ये मुसलमानों का जगह बोलकर जजमेंट आता है। उसके बाद सिटी कॉर्पोरेशन, उस टाइम का जो सिटी कॉर्पोरेशन हाई कोर्ट को अपील जाता है, और उसके बाद हाई कोर्ट में भी मुसलमानों का फेवर, ईदगाह का फेवर आता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं ये लोग, सुप्रीम कोर्ट में भी ईदगाह का फेवर में आता है। वेरी क्लियरली बताता है कि कोई क्लाइम कॉर्पोरेशन का नहीं है। ये सभी टाइम में कांग्रेस और जनता परिवार का हुकूमत था। इन्होंने उसके बाद पहले से ही ये जगह मुसलमानों का है, मुसलमान का ईदगाह होकर यूज हो लेकर है, और एक जो कब्जा और जो भी इसका जो प्रॉपर्टी कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं था, और पहले से भी एक ही जैसा इसका यूसेज है, ईदगाह होकर यूज कर रहे ये सारे चीज़ है। और वेरी क्लियरली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और एक काजी साहब का बरियल ग्राउंड का भी रेफर आता है। तो इसमें हम अपील करते हैं, इसमें गणेशा को बिठाने का काम नहीं करना है, अलग जगह में जो बिठा लो, क्योंकि अलग अलग इतने सालों से अलग अलग जगहों में बिठा लेकर है, सभी लोग रेस्पेक्ट कर लेकर है। तो इसलिए हम अपील करते हैं गवर्नमेंट को, इसमें
ये जो जगह है, अगर एक वादे को हम इसको गवर्नमेंट का जगह भी माना है तो भी गवर्नमेंट ये मुसलमानों को हक में सैंक्शन करना है। दूसरा, ये जो है वक्फ प्रॉपर्टी 7/6/1965 में मैसूर स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ का जो गेजेट नोटिफिकेशन में ये जगह आया है, तो ये इसका मुताबिक गेजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक रिकॉर्ड होता है, तो इसका मुताबिक भी ये वक्फ का जमीन होता है। तो हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से ये जगह को यानी कि फुल ग्रांट ये मुस्लिम समुदाय को करना है, और जो नमाज जो पढ़ रहे थे ईद का नमाज और बच्चे जो खेल रहे थे, ये जो भी एज इट इज इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी रियासत कर्नाटक के बाशिंदों को सलाम पेश करता हूं। आपके माध्यम के जरिए से मैं बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करने की नीयत से हम लोग पार्टी से ये फैसला लिया गया। हमारे रियासत कर्नाटक का ये सदर जो है आज बहुत बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किए थे, उसी के एक कंटिन्यूअस पार्ट के तहत मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाह रहा हूं जो सियासी और कानूनी बहुत ही दावपेच के ऊपर जो नजरें जो है डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि अब तक की जो क़ियादत मुसलमानों की कांग्रेस पार्टी के साथ जो की गई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो की गई, वो क़ियादत में कहीं ना कहीं उनके दिलों में जो है हमारे इस पूरे मुस्लिम समाज को जो है धोखा देने की ही नीयत कहीं ना कहीं उनकी रही है। जब इंसान की कोई नीयत होती है तो वो उनके करतूतों में बाहर आती है। आज उनके करतूत हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ईदगाह का नहीं है, क्योंकि ईदगाह का मुद्दा जो है बहुत पहले 1964 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्लियर कट जजमेंट में कंफर्म कर दिया था कि ये परमानेंट इंजंक्शन जो है मुसलमानों के फेवर में है और ये ईदगाह ही है। ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी संपत्ति जो ईदगाह की है। अभी जो पुरानी बातें हम देखेंगे तो तकरीबन 1898 से ये प्रॉपर्टी जो है ईदगाह की शक्ल में मुसलमानों ने इस्तेमाल की है। तब इस प्रॉपर्टी की टोटल जो मेजरमेंट थी वो 10 एकड़ 5 गुंठे थी। बाद में वो जो अभी बची हुई जो प्रॉपर्टी है सर्वे नंबर 40 ऑफ गुट्टल्डी की जो विलेज सर्वे नंबर है, उसमें सिर्फ 2 एकड़ 5 गुंठे बची हुई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ईदगाह की प्रॉपर्टी है। अब तो बाकी प्रॉपर्टी क्या हुई? बाकी प्रॉपर्टी जो जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया था उसके बदले में दूसरी जगह पर जो है ईदगाह को दूसरी जगह पे जो है कब्रिस्तान को जो है बनाया गया है। ईदगाह को सिर्फ यहाँ पर रखा गया है। तो हम ये देखना है कि 1898 से लेके 2002 तक भी ये प्रॉपर्टी मुसलमानों के कब्जे में सिर्फ और सिर्फ नमाज, ईदगाह की नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए इस्तेमाल की गई है। अब रही बात ये लिटिगेशन कैसे शुरू हुआ? शुरू होता है 1955 में तकरीबन, कि पहली बार जो है यहाँ पर उस वक्त बेंगलुरु सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ करती थी, उन्होंने जो है यहाँ पे एक गुस्ताखी की कि वहां पे जो है वो जगह को मिसयूज करने की कोशिश की किसी ना किसी वजह से। तो उस वक्त के यहाँ पर जो काजी साहब थे उनको मैनेजर काजी करके अंग्रेजों ने अपने जो एविडेंस में लिखा है, अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, उनको जो है हम आज की जुबान में मुतवल्ली कह सकते हैं। उस जमाने के मुतवल्ली साहब जो थे उन्होंने इमीडिएटली सिविल कोर्ट की, मुंसिफ कोर्ट की जो है डोर को उन्होंने खटखटाया। ओएस नंबर 123 ऑफ 1955 को उन्होंने फाइल किया, जो 56 में आके जो है डिसमिस हुआ केस। फौरन उन्होंने उसी 56 में जो है रेगुलर फर्स्ट अपील प्रिंसिपल सिटी सिविल कोर्ट बेंगलुरु के सामने उन्होंने रेगुलर फर्स्ट अपील फाइल की, जिसमें जो जजमेंट आया आज तक वही जजमेंट कायम है। इसके खिलाफ कोई भी जजमेंट अब तक नहीं आया था। इसको हमें पहले समझना चाहिए कि 1956 का प्रिंसिपल सिविल कोर्ट बेंगलुरु का जो जजमेंट है, उसी को उस वक्त की हाई कोर्ट जो थी उसका नाम था ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मैसूर, उन्होंने भी अपहेल्ड किया। उसके बाद उस वक्त की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने उसी वक्त जो है ये फैसला किया कि मुसलमानों को तकलीफ देना है तो सुप्रीम कोर्ट जाना है। वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट। 1962 में उन्होंने एक सिविल अपील नंबर 479 भी उन्होंने फाइल किया 1962 में, बट उनके तरफ से कोई भी एविडेंसेस, किसी भी तरह के जो है रिकॉर्ड्स जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल नहीं किया, पेश नहीं किया। उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कंप्लीट एविडेंसेस को कंसिडर करके मुसलमानों के फेवर में जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया था अपहेल्ड करके लोअर कोर्ट का ऑर्डर को, उसी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए ये कहा कि ये प्रॉपर्टी ईदगाह है, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, यहां पर किसी भी तरह का राइट्स हो या किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का पावर हो वो सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं है। ये ऑर्डर क्लियरली आ गया। ये होता है 1964 में। 65 में क्या हुआ, उस वक्त की मैसूर गवर्नमेंट ने एक गैजेट नोटिफिकेशन किया, इस प्रॉपर्टी को सीरियल नंबर 137 के तहत जो है गैजेट प्रॉपर्टी पर के वक्फ प्रॉपर्टी बोल के नोटिफाई कर दिया।
अब हुकूमत की अगर ये प्रॉपर्टी होती, अगर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर प्रॉपर्टी होती, तो मैं पूछना चाहता हूं उस वक्त के कांग्रेस गवर्नमेंट से, आज के बीजेपी गवर्नमेंट से, 1965 से लेके अब तक क्या आपकी हुकूमत क्या कर रही थी? सो गई थी क्या? आज आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने कोई एविडेंस नहीं दिया बोल के हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो है कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट करके सच्चाई को छुपाते हुए एक धोखे की नीयत से जो है गलत इंफॉर्मेशन को लोगों में फैलाने की जुर्रत उन्होंने की है। उनका जवाब हमें देना है। जवाब यही है कि ये प्रॉपर्टी किसी भी तरह से जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। अभी क्या होता है, 1965 में जब ये नोटिफाई हो गया तो उन्होंने चैलेंज भी उसको नहीं किया। 1968 में सिटी कॉर्पोरेशन के तहत से एक रिट पिटिशन फाइल होता है 1968 में वो रिट पिटिशन 4259 के नंबर में फाइल होता है। मजेदार चीज अब हमको यह देखनी है कि जो प्रॉपर्टीज को, वक्फ की प्रॉपर्टीज को नोटिफाई होने के बाद सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बेंगलुरु ने जो चैलेंज किया था, उस लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज में सर्वे नंबर 137 की हमारी आज की ईदगाह की प्रॉपर्टी नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह होता है कि उस वक्त की कॉर्पोरेशन हार मान चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वो सराहकों पर रखते हुए, उसके सामने सर झुकाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो है सर्वोपरि मान के उन्होंने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। बावजूद उसके भी यह होता है कि डिविजनल बेंच के सामने जो म्युनिसिपल सिटी कॉर्पोरेशन उस जमाने की बेंगलुरु की जो फाइल किए थे रिट पिटिशन 68 में, जबकि ये प्रॉपर्टी नहीं थी, दूसरे प्रॉपर्टीज थे, वो रिट पिटिशन भी डिसमिस हो गया है। ऐसा नहीं कि वो रिट पिटिशन अलाउ हो गया, ऐसा नहीं है, वो भी डिसमिस होता है। तो कब डिसमिस हुआ? 1968 में डिसमिस हो गया। होने के बाद भी जो है किसी भी तरह के हरकत ना बीबीएमपी या उस जमाने के कॉर्पोरेशन ने की, ना उस जमाने के हुकूमत मैसूर जो थी, जो रियासत मैसूर थी, उन्होंने भी नहीं की। उसके बाद क्या हुआ? कर्नाटका एकीकरण हुआ, इसको कर्नाटक नाम मिला। जब गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बनी, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बनने के बावजूद आज तक भी जो है किसी भी तरह के एफर्ट्स गवर्नमेंट के तरफ से नहीं हुए। अब होता यह है कि केंद्र सरकार में बीजेपी, राज्य सरकार में बीजेपी होने के बाद कुछ कठपुतलियों को ये लोग ले जाके वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन बना के बिठा देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी लोगों को जो अपने आप को सुपरवाइजर ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। इन्होंने अपने सही तरीके से कदम नहीं उठाया। लेकिन यहां पे मुद्दा यह भी होता है कि तकरीबन 15-20 साल से जो लोग अपने आप को मुस्लिम कयादीन कह रहे हैं या फिर लीडर्स, नेता कह रहे हैं, इन्होंने भी जो है सही तरीके से इस चीज को पेश करने की कोशिश नहीं की। एक फैक्ट्स एंड फिगर्स को रखते हुए इस चीज को पेश नहीं की। यहाँ पे मैंने देखा हमारे इम्मू भाई बड़े ही इमोशनल बंदे हैं, जो एक्स कॉर्पोरेटर होते हैं उस वार्ड के, वहां के आजू बाजू के वार्ड के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इसके लिए मैं अपने गर्दन भी कटाने के लिए दूं। क्या बेवकूफाना स्टेटमेंट है! ये गर्दन कटाने का इशू नहीं है, हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं है। ये जो है एक्स कॉर्पोरेटर इमरान साहब ने उन्होंने एक सोशल मीडिया में एक वीडियो अपलोड किया है उनकी तरफ से, उसमें कहते हैं कि इसके लिए मैं गर्दन कटाने के लिए। जरूरी नहीं है, ये कोई जो है मजहबी मुद्दा नहीं है इस प्रॉपर्टी के लिए। तो मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहता हूं कि ये जो है गवर्नमेंट के दो डिपार्टमेंट्स के बीच में जब कोई क्लैश होता है, एक डिपार्टमेंट है वक्फ बोर्ड, यानी कि वक्फ भी अपना गवर्नमेंट का, कर्नाटका का एक अपना जो डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जबकि एक नया इन्वेंशन है बीबीएमपी का। बीबीएमपी को ही जब राइट्स नहीं है तो बीबीएमपी जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नाम से खाता बनाने के लिए आपको राइट्स किसने दिए? दैट इज एब्सोल्युटली एन इलीगल एक्ट दैट यू पीपल हैव डन। इंशाल्लाह वी विल चैलेंज इट इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट्स। यहां पे क्या होता है, वक्फ एक्ट सेक्शन 6 क्लॉज 1 के तहत जो बीबीएमपी अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर अपना राइट बताना चाहती है, जताना चाहती है, तो उनको चाहिए था कि कॉम्पिटेंट कोर्ट में इसको चैलेंज करना चाहिए, जो कि सिविल कोर्ट बनता है, सिविल मामला बनता है। उन्होंने बीबीएमपी ने हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ने हो, ये काम नहीं किया। तो इसका मतलब इन्होंने जो है क्लियर कट नेग्लिजेंस किया है। जो एनैक्टमेंट है वक्फ एक्ट सेक्शन 6 क्लॉज 1 को इन्होंने वायलेट किया है। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अब जो केस हो रहा है इसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। आज जितने भी लोग हमारे पास जो सवाल पूछ रहे हैं वो परेशान हाल हैं, क्या हाईकोर्ट ऐसा जजमेंट दे दी? भाई इसमें हाईकोर्ट की गलती नहीं है, इसमें हाईकोर्ट की गलती नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट जो होती है, कोर्ट कोई भी कोर्ट हो, वो सिर्फ अपने सामने जो सबूत रखते हैं उसके बिना पर ही डिसाइड करती है। तो सही चीजों को रखने की जिम्मेदारी जो थी वो बोथ लिटिगेंट्स की थी। बोथ लिटिगेंट्स यहां पर जो है क्लीन हैंड से नहीं गए होंगे, नहीं चीजें साफ रखे होंगे। इसके वजह से जो है यहां पे क्या होता है कि सिंगल बेंच पे डब्ल्यूपी में एक ऑर्डर आता है स्टेटस को मेंटेन करो, तब वो लोग इमीडिएटली जाते हैं डिविजनल बेंच के सामने। डिविजनल बेंच के सामने इन्होंने कोर्ट को मिसगाइड करके, मिसलीड करके, फॉल्स इंफॉर्मेशन कोर्ट को देके इन्होंने एक रॉन्ग फैसला लिया है, जो कि हुकूमत
को जो है राइट्स दिया गया है हाईकोर्ट से, डिविजनल बेंच से, जबकि हुकूमत कर्नाटक का इस प्रॉपर्टी पर कोई भी टाइटल या मालिकत्व या राइट टू टाइटल, राइट टू ओनरशिप नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है 1964 में। तो इस जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सही तरीके से हाईकोर्ट के सामने पेश करने की जिम्मेदारी लिटिगेंट्स की थी। मुझे भरोसा है हाईकोर्ट पर भी और सुप्रीम कोर्ट पर भी कि आने वाले दिनों, ये तो इंटरिम ऑर्डर है, ये कोई परमानेंट ऑर्डर नहीं है, आने वाले दिनों में सही चीजों को उनके सामने रखेंगे। सही चीजों को हम लोग जो है कोर्ट के एक सामने रखने के बाद, उसके ऊपर लाइमलाइट में लाने के बाद जो है सही फैसला हमें 100% आएगा। ये भरोसा हमें जुडिशरी पे है सर। ये नेग्लिजेंस सीएमए की तरफ से है या भागवत की तरफ से है? सर ये सीएमए जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक इदारा है जो वहां पर उस प्रॉपर्टी को टेक केयर करने की ही उनकी एक मुतवल्ली की हैसियत होती है। यहाँ पर मुतवल्ली की हैसियत कितनी होती है कि वो आखिर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो मुतवल्ली की दौड़ वक्फ बोर्ड तक। तो उन्होंने अपनी कोशिश की है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे कोई काउंटर एविडेंस अब तक नहीं मिला है, उनकी नेग्लिजेंस को प्रूव करने के लिए कोई काउंटर एविडेंस हमें नहीं मिला है। तो मैं गुजारिश करता हूं सीएमए वालों से भी कि वो सारे लोगों को जो भी आपकी मदद करना चाहते हैं अपने साथ लेकर इसको एक बेहतरीन तरीके से एक लीगल पॉइंट रखने की कोशिश करें। इसको हिंदू और मुस्लिम मुद्दा ना बनाए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम मुद्दा है ही नहीं है। यहाँ पर कुछ जो है गलत ताकतें इसको ऐसा पेश करने की कोशिश कर रही हैं, गलत चीजों को लोगों की जुबान में डालने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पे किसी भी दूसरे मजहब का कोई टाइटल इसमें नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निकल चीज है जो मुसलमानों को करेक्ट कर लेनी है, बस, और कुछ नहीं। सर, हमारे लीडर गर्दन कटाने की बात कर रहे हैं, इससे समाज में क्या असर होगा? देखिए, आज कुछ लोग जो है सिर्फ अपनी एक सीट को बचाने के लिए, अपने जाति मफाद के लिए क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। कुछ वो बीजेपी से भी हो सकते हैं, कांग्रेस से भी हो सकते हैं, जेडीएस से भी हो सकते हैं। इनका मकसद बस इतना है कि अपनी कुर्सी ठीक रहे, सही रहे, चाहे कौम मेरी बर्बाद हो जाए, इनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं अदमन गुजारिश करना चाहता हूं कि अब इस दौर में बराए मेहरबानी वास्ते अल्लाह के जो है अपने मफाद को घर में रखिए, छोड़ दीजिए, कौम के लिए मुत्तहिदा होइए। ऐसे वाहियात स्टेटमेंट, बेहुदा स्टेटमेंट और इमोशनल स्टेटमेंट्स देके कौम को मिसगाइड करने की कोशिश न करें, ये मैं गुजारिश उनसे भी करना चाहता हूँ। सर, अभी आपने बताया एक कारपोरेटर इमरान पाशा ने सिर कटाने की बात की है जी, लेकिन गर्दन कटाने, जो कि शुरू से ही जेडीएस का जो है स्टैंड है, ईद के ऊपर कोई स्टैंड नहीं है, जेडीएस से कोई आगे नहीं बढ़ रहा, जेडीएस का एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा। तो ये ऐसे भड़काऊ भाषण देना, इसके ऊपर क्या रहा? जी, हमारे इमरान भाई जो है बहुत अच्छे इंसान है, मगर इमोशनल बंदा है, इमोशंस में बह जाते हैं जुमला जब, हाँ, इमोशन में क्या होता है, इंटेलिजेंस इंसान का जो है कमजोर हो जाता है। मैं उनसे यही बात बताना चाह रहा हूं कि आपके इमोशंस को थोड़ा दबाइए, इंटेलिजेंस को बाहर लाइए। आपने तकरीबन 75 सालों में या फिर ये पावर में आने के बाद भी आपकी पार्टी ने इस मुद्दे पर कुछ भी काम भी नहीं किया, कोई स्टैंड भी नहीं लिया। आज सडनली सिर्फ और सिर्फ यहाँ के सिटिंग एमएलए के खिलाफ बोलकर कुछ पब्लिसिटी हासिल करने की नीयत से आप जो कोशिश कर रहे हैं, बराए मेहरबानी ये ना करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पर किसी का भी या हमारे पार्टी का भी कोई पर्सनल जाति मफाद की कोई जरूरत हमें नहीं है। हमें बस ये चाहिए कि मुल्क में और हमारी रियासत में एक शांति और अमन कायम हो, जिसकी जो हक है वो उसी को मिले, किसी और का हक कोई और न छीने, संविधान और लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, ये हमारी दावत है। तो आप क्या समझते हैं सर इस बात को, क्या जुमला समझते हैं या ये बस वोट खींचने की? जी, वोट खींचने की इसमें कोई बात ही नहीं हो सकती, इससे कोई वोट आएगा भी नहीं उनको। ये बस जो है लोगों से वाह कवा लेने के लिए या फिर कुछ और लोगों की तरफ से तारीफ लेने के लिए या फिर कौम की जो है दर्द दिखाने की नीयत से लिए बोले होंगे, मगर ये दिखाने का मुद्दा नहीं है मेरे भाई। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस मुद्दे पे थोड़ा एहतियातन बात कीजिए। इस वक्त उनकी पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए? देखिए, उनकी पार्टी भी आज पावर में नहीं है, उनकी पार्टी भी आज पावर में नहीं है। जब थे तब कुछ नहीं किए, जब पावर में नहीं है तो क्या करेंगे। लेकिन जरूरी हमको ये देखना है कि पार्टी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लोग पावर में हैं, कॉर्पोरेटर बन के, एमएलए बन के, उन्होंने आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, तो उनकी पार्टी क्या करेंगे सर। वो तो कोई ऐसा खुला बोल के नहीं आए कि हम लोग मुसलमानों के लिए काम करेंगे, उनका मुद्दा ही नहीं है।